हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर पिछले जो भी हमने 5 से 6 लेक्चर्स किए उन सबका समेशन है, या हम बोलेंगे समरी है। वहाँ पर हमने बहुत सारे अलग-अलग टेक्निक्स देखे थे। अब उनका समेशन है कि क्यों हमें पहला वाला फेल हुआ, तो हमें दूसरा बना है, वो फेल हुआ, तीसरा बना है, उसमें कुछ नहीं मिला, दूसरा बना है। तो क्या-क्या चीज़ें उसमें मिली थी, क्या नहीं मिली, ये सारी चीज़ें एक बार एज़ अ समरी के टर्म में मैं आपको देना चाहता हूँ। बस उसके लिए आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। और आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है डे नंबर 18 से 18, ठीक है? 18 है ना? चलिए, होता रहता है। अब यहाँ एजेंडा क्या, हमारा कंपैरिज़न एजेंडा है, वर्ड एम्बेडिंग के बीच में कंपैरिज़न। अब इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ जाना पड़ेगा। ये मैंने पहले दिन आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। अब उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा-सा यहाँ पर पेन ले लेते हैं, लाइक देखते हैं आज का क्या है इश्यू? विल इट वर्किंग? और बहुत बढ़िया आ गया। चलिए, अब यहाँ पर आए, हमने देखा कि भैया वन हॉट एन्कोडिंग है हमारे पास, ये हमें अच्छी नहीं लगी, तो उसके बाद इसमें इश्यूज़ आए थे, तो हमने देखा था वेग ऑफ वर्ड्स, इसमें इश्यूज़ आए थे तो टर्म फ्रीक्वेंसी, इसमें इश्यू आए थे तो वर्ड टू वेग, इसमें इश्यू आए थे तो हमने ग्लोब देखा, और उसमें इश्यू आएँगे तो हम वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये लास्ट वाले जो 1-2 हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये हमारे कैसे रहते हैं, ये हमारे होते हैं आरएनएन के बेस पे, या आगे चल के हम बताने वाले हैं, अभी इन्हें नहीं बताएँगे, ठीक है? चलिए, बट इनका कंपैरिज़न आपको एक बार यहाँ पर बता दें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कब फेल होने पे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैक टू वर्क की, वो वन हॉट एन्कोडिंग के बारे में। तो ये हमें पता है ना कि ये हमारी कैसे रहती थी, बाइनरी बेस पे यहाँ पर चीज़ें रहती थी कि अदर वैल्यू 1 होगी या वैल्यू हमारी 0 रहेगी। अब इसमें ये सारी चीज़ें करने की वजह से हमने देखा था ऑलरेडी क्या, कि हमारे कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से हो जाती थी, लाइक ऐसे। तो ये स्पार्सिटी का इश्यू क्रिएट करती थी कि नहीं? बिल्कुल करेगी। सेकंड चीज़ हमने क्या यहाँ पर देखी थी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड क्या है, हाई डायमेंशनलिटी, ये डायमेंशनैलिटी को बहुत इंक्रीज़ कर देता है, डायमेंशंस बहुत बढ़ा देती थी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इतने पॉइंट हमारे आ रहे हैं। अगर हमारी मैट्रिक्स नॉर्मल सा भी है, 1 का भी था, तो इसके चक्कर में अब क्या हो जाएगा, 4 मतलब बहुत ज़्यादा डायमेंशंस बढ़ जाते थे। वन हॉट एन्कोडिंग में ये दिक्कत थी। तीसरा क्या था यहाँ पर, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। तो यहाँ पर सिमेंटिक मीनिंग की अगर हम बात कर रहे थे, तो वो भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रही थी, मतलब बहुत सारे दिक्कत हमें देखने को मिले थे। अब ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी आपको बुक में भी दिखाई थी, यहाँ पर अगर आप आओगे तो मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे एक दिन ये। इतनी सारी में दिक्कत है कि हाई डायमेंशनलिटी, स्पार्सिटी, सिमेंटिक मीनिंग, आउट ऑफ वोकैब्युलरी और कैन नॉट ऐड। अगर हम लास्ट में एक एक और लेटर या वर्ड वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर ऐड नहीं कर पा रहे थे। तो फ़ायदे क्या थे इसके? फ़ायदे इतना था कि ये सिंपल होता था अंडरस्टैंड, और 1-0 में कन्वर्ट कर देते, ये इसका फ़ायदा है। और बहुत ईज़ी टू इम्प्लीमेंट होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, ये फ़ायदे हैं, बट घाटे इतने सारे थे। अब इनका सॉल्यूशन के चक्कर में हम लोग आगे मूव करते गए, तो कहाँ कैसे कौन-सा सॉल्यूशन मिला वो समझते हैं। फिर हम गए सेकंड के अंदर, और सेकंड के अंदर जब हम आए थे, तो हमने क्या देखा था अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक चीज़, ये व्हाई इट इज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है? व्हाई इट वाज़ इम्प्रूव्ड, द इनएबिलिटी टू कैप्चर द सिमेंटिक मीनिंग, रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड, मतलब अनऑर्डर में सारी चीज़ें थी और रिलेशन भी कोई नहीं रहता था। इसके लिए हम कहाँ गए थे? मूव किए थे बैक ऑफ वर्ड में। यहाँ पर हम थोड़ा-सा वो लेके गए थे कि शायद हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाए। अब बैक ऑफ वर्ड के अंदर हम क्या करते थे कि सारी वैल्यू का वोकैब्युलरी निकालते हैं, ठीक है? वोकैब्युलरी निकालने के बाद हम उसमें सारी चीज़ों को, जितने भी नंबर होते हैं, कोई भी वर्ड कितनी बार आया, उसके फ्रीक्वेंसी वहाँ पर काउंट करते, उसके बेस पे वहाँ पर ऐड कर रहे थे। तो ये एडिंग वाले फीचर की वजह से हम बोलेंगे कि हमारे 2 प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई थी। क्या? ये 2 प्रॉब्लम वैग ऑफ वर्ड ने हमारा सॉल्व किया था। क्या? ये आउट ऑफ वोकैब्युलरी, मतलब बाद में अगर कोई भी नंबर आ रहा है, आप उसे ऐड कर सकते हो। आप कहोगे हाँ, या कोई भी नंबर आप नेक्स्ट में लास्ट में ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो। वोकैब्युलरी के बाहर की वैल्यू उसे ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो। हाँ, तो इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि बैग ऑफ वोकैब्युलरी ने ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व की, बट बाकी जो 3 प्रॉब्लम हमारी बची थी, इनका कोई भी सॉल्यूशन अभी तक हमें मिला ही नहीं था। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अ, हुँ, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा, वो डज़ नॉट कंसीडर द वर्ड ऑर्डर, यहाँ पर वर्ड ऑर्डर की दिक्कत थी। एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग न्यूनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिक्कत थी, और सिमेंटिक मीनिंग भी नहीं पता थी यहाँ पर, और इसके साथ-साथ हाई डायमेंशनलिटी वाली भी प्रॉब्लम थी, और स्पार्सिटी वाली भी प्रॉब्लम थी, और ऑर्डर वाली एक और थी। ठीक, तो इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम आ गई हमारी, 4 प्रॉब्लम थी। इन चारों का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए हमने क्या किया, फिर हम मूव किए यहाँ पर टीएफ आईडीएफ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वेट वेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डकवन। यहाँ पर हमने क्या किया, हम पता करने गए थे ऐसा कुछ, लेकिन हमें मिला क्या वहाँ पर, कि कौन सा वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी क्या? नहीं। यहाँ पर हमें अलग चीज़ें मिली थी
कि टीएफ आईडीएफ का यूज़ करके हम ये पता करते हैं कि वर्ड में मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलता है? जिसका टीएफ आईडीएफ वैल्यू हमारी जब बड़ी होती है उससे पता चलता है वो वैल्यू बहुत यूनिक है और यूनिक का मतलब होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये पता करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर इसका कोई भी यूज़ हमारा नहीं हो पाया, ठीक है। फिर हम आए वर्ड टू वेक के अंदर। अब वर्ड टू वेक के अंदर हमारे पास ये 3 प्रॉब्लम थी जिनका सॉल्यूशन हम कोशिश कर रहे थे फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशंस हमें कुछ हद तक मिल गए, ठीक है। क्या-क्या सॉल्यूशंस मिले चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या सॉल्यूशंस मिल गए। तो अगर हम वर्ड टू वेक के अंदर आते तो इसने हमें क्या दिया है, सिमेंटिक कैप्चरिंग। हमने देखा था कि हम वेक्टर्स फाइंड करते हैं, वेक्टर का मतलब क्या होता है, चीज़ें जो आपके वर्ड हैं उनको आपने स्टोर कराया है न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, बट स्टोर जो आपने कराया है वो एक प्रॉपर सिमेंटिक ऑर्डर में स्टोर कराया जिस तरीके से आपकी वैल्यू थी, ठीक। तो वहाँ से हमें सिमेंटिक वैल्यू कैप्चर हो जाती, मतलब जो मेन इशू था हमारा सिमेंटिक मीनिंग वाला, वो यहाँ से वर्ड टू वेक्टर ने सॉल्व किया, ठीक है। स्पार्सिटी वाला भी इशू इसी ने सॉल्व किया और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वाला यहाँ पर नहीं बोलेंगे, इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज हमारे इसने तो सॉल्व कर दिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लोब। ग्लोब में हमने बताया नहीं तो मुझे पता, बट थोड़ा-सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्या करता है, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो मैट्रिक्स फैक्टराइज़ेशन, ठीक है? और इसने क्या किया है, जो हमारा वेक्टर्स थे, इनको मल्टीप्लाई करके एक नई चीज़ बनाई जिसे हम बोलते हैं को-अकरेंस मैट्रिक्स, ठीक है? क्या? ये मैट्रिक्स फैक्टराइज़ेशन और जो भी हमारे वेक्टर्स थे इनको मल्टीप्लाई करके को-अकरेंस मैट्रिक्स बनाई। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हमें मिल जाएगा, डेंस वेक्टर मिल जाएँगे। तो जो हमारे डायमेंशनैलिटी वाली प्रॉब्लम थी, किसने सॉल्व की? ग्लोब ने। कैप्चर सिमेंटिक मीनिंग, सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप और सिंटैक्टिक रिलेशनशिप आल्सो। तो मतलब यहाँ पे जो रिलेशनशिप आएँगे वो भी हमारे अच्छे आएँगे। डायमेंशनैलिटी वाली प्रॉब्लम वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गई, ठीक है? और यहाँ पर ग्लोबल कंटेक्स्ट मतलब अगर हमारे पास बड़े वैल्यू हैं, मतलब डॉक्यूमेंट लेवल पे, ऐसा नहीं कि कितना भी कॉर्पस है, कॉर्पस लेवल पे तो हम स्टोर नहीं करा सकते थे, मतलब सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर नहीं कर पा रहे, बट एक छोटा-मोटा डॉक्यूमेंट्स है, तो उसका ग्लोबल लेवल पे हम यहाँ पर उसके बीच का जो भी मीनिंग है वो हम स्टोर करा सकते थे। डायमेंशनैलिटी की भी प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी और थर्ड हमारा क्या था, सिमेंटिक मीनिंग। तो ये तीनों प्रॉब्लम अगर सॉल्व होंगी इसका मतलब क्या, जो हम चाहते थे हम पहुँच गए, मतलब वही सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर भी क्या दिक्कत रहती है, रिक्वायर लार्ज कॉर्पस, ठीक है। तो अगर इसको आप काम करना चाहते हो, इस पे बात करना चाहते हो, इसे यूज़ करना चाहते हो, तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ पर को-अकरेंस मैट्रिक्स का हमें यूज़ करना पड़ता है और ये थोड़ा-सा लार्जर वो उसको जो डाटा चाहिए वो भी थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए, इट कैन कुड नॉट हैंडल पॉलिसेमी और डायनामिकली चेंज वर्ड मीनिंग बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। बट यहाँ दिक्कत ये होती थी, कुछ ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं लाइक ये ग्लोब था हमारा, वो वर्ड का मीनिंग अच्छा हैंडल करने लगा, कॉर्पस लेवल पे वर्ड का मीनिंग अच्छा हैंडल करने लगा। और दिक्कत क्या आई ग्लोब के अंदर, ये था ग्लोब। इसके अंदर क्या दिक्कत आई थी, पहली दिक्कत हमारी ये थी कि लेट्स सपोज़ हमारे पास ये एक बैंक है और एक है रिवर बैंक। तो हमने वहाँ पर चीज़ों को स्टोर कराया, उनका सिमेंटिक मीनिंग स्टोर कराया, जो कि हमारा किस बेस पे था, पहले हमने किससे कराया, वर्ड टू वेक्स से। और उससे भी एडवांस लेवल पे हमने किस में कराया वहाँ पर, उससे एडवांस लेवल पे हमने किस में कराया था, ग्लोब में, ठीक है। बट ऐसे वर्ड अगर आ रहे हैं लाइक रिवर है, रिवर बैंक है, तो इनके बीच में ये भी यहाँ पर फेल हो पाता कि एक वर्ड जिसके अलग-अलग मीनिंग हो सकते हैं, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने के साथ, तो वहाँ पर ये फेल हो गया हमारा ग्लोब वाला। अब ये फेल हो गया तो उसका सॉल्यूशन है क्या कुछ? हाँ, इसका सॉल्यूशन है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं लाइक इस तरीके से, जो कि हम अलग तरीके से आगे देखेंगे, जो कि हमारा बहुत ही डिटेल में सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करते हैं। कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग इसे हम बोलते हैं, जिसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं, वर्ड का और ईएलएमओ इनका यूज़ करके हम ये सारी चीज़ों को सॉल्यूशन देते हैं। ऐसी जब भी प्रॉब्लम हमें मिलता है लाइक फाइनेंशियल बैंक और रिवर बैंक, ऐसी जब भी बैंक वाला आता है या एक वर्ड जिनका अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने पे अलग-अलग मीनिंग होता है, वहाँ पे फेल हुआ था ये और उनका सॉल्यूशन हमें किसने दिया? आई बिलीव आपको पता चल गया, वर्ड ने। अब वर्ड वगैरह वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, आरएनएन, ठीक है? इन सारी चीज़ों के अंदर उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आगे बताएँगे इन सारी चीज़ों को किस तरीके से करते हैं, ठीक है? अभी हम बेसिक अब क्या करने वाले हैं, ये तो खत्म हो गया। अब हम आगे शुरू करेंगे हमारे जो बेसिक आर्किटेक्चर्स रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट चीज़ हमने कवर की है। हमारा एजेंडा क्या है, एजेंडा आपको बताते हैं यहाँ पर। हमें क्या करना है, फाउंडेशनल मॉडल मतलब जनरेटिव एआई पढ़ना है, ठीक है? जनरेटिव एआई हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? भूलना नहीं क्योंकि ये हमारे अलग से कॉन्सेप्ट है और इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है? डेटा चाहिए होता है, ठीक है? और एक फाउंडेशनल मॉडल को समझना पड़ेगा। फिर इस मॉडल से रिलेटेड हमें हज़ारों चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। इसके फ्रेमवर्क्स भी हमें आने चाहिए, यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस और इसे इम्प्रूव कैसे करना चाहिए वो और
क्या इवैल्यूएशन इसका कैसे होगा, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और इसके साथ इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें तो बाद की आएँ। बट इससे पहले कि हमें क्या-क्या चाहिए कि ये फाउंडेशन मॉडल है, इसका हमें आर्किटेक्चर, ये काम कैसे करता है, ये बना कैसा है, ये पता होना चाहिए। कब किस फाउंडेशन मॉडल को हमें सेलेक्ट करना होगा, हाउ टू सेलेक्ट, ठीक है? कि आपका कोई काम है, आप अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन-सा मॉडल आपको सेलेक्ट करना है? तो ये चीज़ें, या हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्री ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है? प्री ट्रेनिंग ये कि जिनके बेस पे हमारे मॉडल्स बनाए जाते हैं, या ट्रांसफर लर्निंग, ये जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं इस सेकंड, ये डेटा वाला था कि डेटा को कैसे क्लीन करना है, डेटा को हमने देख लिया, सीमेंटिंग मीनिंग कैसे कैप्चर करता है, वर्ड एम्बेडिंग वगैरह कैसे करता है। तो ये 2 मॉड्यूल्स हमने यहाँ पर देख लिए, डेटा को क्लीन करना वगैरह, और इससे रिलेटेड में आपस में कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में। तो डेटा हमें मिला, उसको हमने क्लीन कर लिया, उसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये न्यूमेरिक डेटा है हमारे पास, इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई भी, ये लेट्स सपोज ये डेटा था, इस डेटा के ऊपर हम कोई फाउंडेशनल मॉडल लगाना चाहते हैं, ठीक है? यही करेंगे ना, राइट? और क्या ही कर सकते हैं, हमारा डेटा होगा, उसपे हम कोई फाउंडेशन मॉडल यूज़ करने की कोशिश करेंगे। बट ये मॉडल के बारे में हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम सही मॉडल यहाँ पर लगा पाएँगे। तो क्या-क्या आर्किटेक्चर हो गया, किस तरीके से हमारा मॉडल सिलेक्शन होता है, प्री-ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर जब हम ये सीख गए, इसके बेसिक चीज़ों के बारे में देखें, अब आर्किटेक्चर की बात करें, तो यही हमारा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। दिखाते हैं आपको, थोड़ा-सा बता देते हैं, ताकि आपको आइडिया क्लियर रहे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये आर्किटेक्चर के अंदर हमें देखना पड़ेगा भैया, एएनएन क्या होता है, ठीक है? आरएनएन क्या होता है, एलएसटीएन क्या होता है, ठीक है? अब ट्रांसफ़ॉर्मर जिसके बेस पे ये सारी चीज़ें बनी हैं, वो क्या है? या हम बात करते हैं गैन, ये सारी चीज़ें जिनके बेस पे सब कुछ बना है, ये सारा क्या है? ये पढ़ेंगे। फिर इसके रिलेटेड और भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे, वो पढ़ेंगे। तब जाके हम इस लायक हो जाएँगे कि हम फाउंडेशनल मॉडल है क्या? बना कैसे है? वो सारी चीज़ें समझ गए। अब वो समझने के बाद फिर आएगा हमारा थर्ड स्टेज, जिसमें हम फाउंडेशन मॉडल और इससे रिलेटेड लाइक यहाँ पर रैग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फाइन ट्यूनिंग, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लास्ट में यहाँ पर सीखेंगे। तो बस इस तरीके से हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। एक हमने यहाँ पर डेटा वाला पार्ट अभी कर लिया है। अब आर्किटेक्चर या मॉडल से रिलेटेड चीज़ें कल से आगे के लिए क्लासेस में हम शुरू करने वाले हैं। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएँगे, जो बेसिक हमारा मेन हम बोलेंगे जनरेटिव एआई है, ठीक है? अब इसी के अंदर आपको डेटा इंजीनियरिंग, मतलब एडब्ल्यूएस कैसे यूज़ करते हैं, क्लाउड, एमएलओप्स, एलएम वो सारी चीज़ें हमारी यहीं पे, या हम बोलेंगे लास्ट वाले पार्ट में रह जाएगी, ठीक है? तो चलिए, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया, क्या चीज़ें हैं, कैसे करने वाले हैं हम, और क्या-क्या करने वाले हैं, सारा कुछ आपको क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।